कहानी के शुरू में हम जॉन विक को देखते हैं जो अपनी लड़ने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो जॉन का बहुत अच्छा दोस्त था। वो उसके लिए गन्स और गोलियों से बचने वाला सूट लेकर आया था और साथ ही जॉन से ये भी कहता है कि तुम्हें अपनी तैयारी अच्छी करनी होगी क्योंकि तुम्हें हाई टेबल के साथ मुकाबला करना है। हाई टेबल दरअसल एक बहुत बड़ा माफिया था जिनके लिए पहले जॉन काम किया करता था, पर जब से जॉन ने उनके साथ काम करना छोड़ा तो हाई टेबल के लोग जॉन के दुश्मन बन गए थे। ये सारी तैयारी जॉन उन्हीं के लिए कर रहा था। इसके बाद हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है। वहाँ घोड़े पर सवार जॉन यहाँ के किंग के गार्ड्स को गोलियों से मार रहा था। वो उनको भगाता हुआ बुरी तरह उन पर गोलियां चला रहा था। वो उससे बचकर भाग रहे थे मगर जॉन उन सबको मार देता है। उसके बाद वो उनके किंग के पास जाता है। किंग उससे कहता है, मैं जानता हूँ जॉन, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। तुम हाई टेबल को खत्म करना चाहते हो, पर एक बात ध्यान रखना कि ये सब खत्म करने के बाद तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ये सोच लो, मैं मर गया तो दूसरे आ जाएंगे, पर ये खेल चलता रहेगा। जॉन उससे कहता है, मैंने तो सिर्फ अपनी आजादी मांगी थी। किंग उसे जवाब देता है कि अगर तुम ये सोचते हो मुझे मारकर तुम्हें आजादी मिल जाएगी तो तुम्हारी भूल है, तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। मगर जॉन उस किंग की एक बात नहीं सुनता और उसके सर पर गोली मारकर उसे मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क में, जहाँ पर हम एक होटल को देखते हैं। वहाँ होटल के मैनेजर के पास एक आदमी आता है जिसकी एक उंगली कटी हुई थी। वो आदमी हाई टेबल से खास मैसेज लेकर आया था। अब मैनेजर उसे अपने मालिक के पास लेकर जाता है जिसका नाम विंस्टन था। वो आदमी विंस्टन के सामने एक रेत की घड़ी रखता है और कहता है कि हमारे किंग के मरने के बाद सब कुछ हमारे बॉस मार्कस का है। वो जल्द ही तुमसे मिलना चाहते हैं। अब विंस्टन अपने मैनेजर को लेकर मार्कस से मिलने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाता है। यहाँ पर मार्कस ने विंस्टन को इसलिए बुलाया था क्योंकि बहुत वक्त पहले उसने जॉन को उसे मारने का कहा था। वो विंस्टन से पूछता है, मैंने तो तुम्हें जॉन को मारने का कहा था, तो वो अभी तक जिंदा कैसे है? विंस्टन कहता है, पता नहीं, पर मैंने तो उसे मार दिया था। मार्कस कहता है, हाँ, वो अभी तक जिंदा है क्योंकि उसने हमारे किंग को मार दिया है और वो और भी हमारे हाई टेबल के लोगों के पीछे है। तुमने विंस्टन हमारे साथ धोखा किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहकर उस घड़ी में जैसे ही वक्त पूरा होता है जो मार्कस ने होटल में अपने आदमी के हाथ भिजवाई थी, होटल में बहुत बड़ा धमाका होता है। विंस्टन का पूरा होटल तबाह बर्बाद हो चुका था। मार्कस का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो विंस्टन के मैनेजर पर भी गोली चलाकर उसे मार देता है। आगे इस कहानी में हम एक लड़की को देखते हैं जो वायलिन बजा रही थी। उसके पास उसके डैड भी बैठे हुए थे जिनका नाम केन था। उनकी आंखें खराब थी, वो ठीक तरह से कुछ भी देख नहीं पाते थे। केन को भी मार्कस से मिलने का मैसेज मिलता है क्योंकि वो भी पहले हाई टेबल के लिए काम किया करता था। वो जब मार्कस से मिलने जाता है तो वो उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे सबसे अच्छे किलर हो जो किसी को भी चालाकी से मार सकते हो। सब बातें सुनकर केन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर वो काम मैं कब से छोड़ चुका हूँ। मार्कस कहता है, सोच लो, अगर अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, एक इंसान को मारना है तुम्हें। और अब वो केन को उस आदमी का नाम दिखाता है जो कोई और नहीं जॉन था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जॉन और केन दोनों कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। खैर केन ने उसकी बात को मान लिया था क्योंकि उसे अपनी बेटी की जान को बचाना था। यहाँ से सीन जाता है एक होटल पर। इस होटल की खास बात ये थी कि यहाँ पर रहने वाला कोई भी इंसान लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता था और न ही कोई दुश्मन अपने किसी दुश्मन पर वार, यानी कि इस होटल में लूट मार, चोरी चकारी, खून खराबा सब मना था। होटल के मालिक को उसकी बेटी सारी डिटेल बता रही थी। तभी उनके पास जॉन आता है। मालिक की बेटी कहती है, डैड, इसको तो माफिया के लोग ढूंढ रहे हैं और वो इसका पीछा करते यहाँ पर भी आ सकते हैं। पर होटल का मालिक कहता है, नहीं, ये मेरा दोस्त है और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज, मैं उन गुंडों से इसे जरूर बचाऊंगा। तभी होटल में मार्कस के कुछ लोग आते हैं जो मालिक से पूछते हैं, हमें खबर मिली है कि जॉन ने तुम्हारे होटल में पनाह ली है, अगर वो यहाँ पर है तो उसे हमारे हवाले कर दो। पर होटल का मालिक कहता है, नहीं, वो यहाँ पर नहीं है और अगर आप लोग तलाशी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। पर वो लोग तो यहाँ पर सारी तैयारी के साथ आए थे। मार्कस के आदमी अपने हथियार निकालकर होटल के मालिक पर हमला कर देते हैं। तभी होटल के मालिक ने भी अपने साथियों को बुला लिया था। यहाँ पर होती है जबरदस्त लड़ाई। होटल के मालिक की टीम के लोग बड़ी ही बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे थे। इनमें कोई तलवारबाज था तो कोई तीर चलाने में माहिर था, किसी का गोली का निशाना पक्का था। मालिक की बेटी भी उनके साथ लड़ती है। उन सबके दरमियान बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो रही थी। इसी बीच वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। उसके हाथ में तो एक छोटी सी पेंसिल भी हथियार था। उसने आकर अपनी गन से मार्कस के सभी गुंडों को मार दिया था। मार्कस का आदमी जब ये देखता है कि वो हारने वाला है तो वो वहाँ पर केन को भी अपनी मदद के लिए बुलाता है। होटल में केन भी आ गया था जो कि आंखों से तो अंधा था, पर उसके पास लड़ाई करने के लिए बहुत से हथियार थे जो उसके खुद के बनाए हुए थे। जैसा कि उसके पास एक स्टिक थी, कोई भी जब उसके पास आता था तो वो वाइब्रेट होती थी। तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है जिसका केन को फौरन पता चल गया था। वो उसे मार
मारने ही वाला था। इससे पहले कैन जॉन को मारता, यहाँ पर एक लालची आदमी आ जाता है जो जॉन के पीछे था, क्योंकि जॉन के ऊपर मार्कस ने उसे मारने का बहुत बड़ा इनाम रखा था। वो आदमी उसे कैन से बचा लेता है, पर अगर चाहता तो वो खुद मार सकता था, क्योंकि उसे तो पैसों की जरूरत थी। पर वो लालची आदमी ऐसा नहीं करता। वो इंतजार कर रहा था कि जब इनाम बढ़ेगा तभी वो जॉन को मारेगा। उधर होटल में होटल का मालिक और उसकी बेटी जब अपनी गुंडों से जान बचाकर भाग रही थी तो उन्हें कैन रोक लेता है। होटल का मालिक कहता है, तुम कैसे भूल गए? एक वक्त ऐसा था कि तुम, मैं, जॉन बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम मेरी और जॉन की जान के पीछे कैसे पड़ सकते हो? जिस पर वो जवाब देता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मुझे ऐसा करना ही होगा क्योंकि मेरी बेटी की जान खतरे में है। इतना कहकर वो उसे मार देता है। होटल के मालिक की बेटी यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गई थी और एक ट्रेन में पहुँच जाती है जिसमें जॉन भी था। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। दोबारा से हम विंस्टन को देखते हैं जो अपने खंडर बने होटल को देख रहा था जिसको मार्कस ने बॉम्ब से उड़ा दिया था। वहाँ पर जॉन का दोस्त भी आ जाता है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो उसे लड़ाई की तैयारी करवा रहा था। इन दोनों का मार्कस ने सब कुछ खत्म कर दिया था, तो इसीलिए ये दोनों भी अब एक साथ मिल गए थे, यानी कि ये भी अब मार्कस के दुश्मन थे। उधर दूसरी तरफ वही आदमी मार्कस से मिलने जाता है जो पैसों की लालच में जॉन को मारना चाहता था। उसके पास कैन भी बैठा था। यहाँ पर मार्कस का आदमी जब उसे बुलाने आता है तो कैन उस आदमी से कहता है, वो कहता है कि मार्कस से कोई भी डील करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। अब जब वो आदमी मार्कस से मिलने जाता है तो वो पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहता है, कोई नहीं, बस बेनाम सा हूँ, बस जॉन के बारे में जानता हूँ। मुझे उसको मारने के लिए 25 मिलियन चाहिए। मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। मार्कस को उसके ऐसे जवाब पर गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उस आदमी के हाथ में चाकू मार देता है और उसे ये कहता है, अगर तुमने इस चाकू में से अपना हाथ निकाल लिया तो हमारी डील पक्की। वो लालची आदमी इस चांस को गंवाना नहीं चाहता था। इतना सुनकर वो आदमी चाकू को नहीं बल्कि अपने हाथ ही को चाकू से अलग कर लेता है। उसके हाथ से बहुत खून आ रहा था, पर यहाँ पर मार्कस के साथ उसकी डील पक्की हो जाती है। उधर विंस्टन अपने मैनेजर की कब्र के पास जाता है जिसको मार्कस ने मारा था। वहाँ पर जॉन भी आ गया था। जॉन कहता है कि मुझे आपके होटल के बारे में पता चला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सब कुछ आपके साथ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने मार्कस के कहने के बावजूद मुझे जिंदा छोड़ दिया था, पर मैं जल्दी सबको खत्म कर दूंगा। विंस्टन कहता है, उस मार्कस के पास एक बहुत बड़ी टीम है। मैं चाहता हूँ तुम उससे मुकाबले के लिए कहो। मुझे यकीन है वो तुमसे मुकाबला जरूर करेगा। विंस्टन उसे यूनिवर्स मुकाबले के बारे में बताता है और कहता है, इसका मतलब 2 घरानों के हेड आमने सामने होंगे। लेकिन यहाँ पर जॉन की कोई फैमिली ही नहीं थी, क्योंकि वो बहुत वक्त पहले अपनी फैमिली से अलग हो गया था। मगर अब इसको मार्कस का तो मुकाबला करना ही था, इसलिए ये अब वापस से अपनी बहन के पास जाता है, जहाँ पर वो जॉन के गले में रस्सी डालकर उसे लटका देती है, क्योंकि उसे जॉन पर बहुत गुस्सा था। वो इस बात को जानती थी कि हाई टेबल के गुंडे जॉन के पीछे हैं और किसी भी वक्त वो यहाँ पर भी आ सकते हैं, जिनसे उसकी बहन की फैमिली को भी खतरा है। वो अपनी बहन को बताता है कि मैंने मार्कस को मुकाबले के लिए कहा है, मगर उससे पहले मुझे अपनी फैमिली से ताल्लुक बनाना होगा। उसकी बहन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर दोबारा फिर से वापस आने का मौका दे सकती हूँ। अगर तुम उस आदमी को मार दो जो हमारे डैड का कातिल है, बस तुम उसे मार दो और फिर तुम दोबारा से हमारी फैमिली में आ सकते हो। अब जॉन अपने डैड के कातिल को मारने के लिए निकल गया था। हम उस आदमी को देखते हैं जो जॉन के डैड का कातिल था, जो ताश के पत्तों से बैठा खेल रहा था। उसके पास कैन और वो लालची आदमी भी था जिसने मार्कस से जॉन को मारने की डील की थी। वो दोनों जानते थे कि इस आदमी के पास जॉन जरूर आएगा, इसीलिए वो पहले ही से वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। अब जब वहाँ पर जॉन आता है तो वो आदमी उससे कहता है, जो उसके डैड का कातिल था, क्या बात है जॉन, इतने सारे तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हें ये आदमी भी मारना चाहता है, तुम्हें कैन भी मारना चाहता है और तो और मैं भी मारना चाहता हूँ। चलो पहले एक गेम खेलते हैं। अब ये सभी यहाँ पर ताश के पत्ते खेलना शुरू होते हैं, जिनमें वो आदमी जीत गया था जो जॉन के डैड का कातिल था। जॉन उस आदमी का गला ताश के कार्ड से काट देता है। वो जब उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा था तो जॉन उसके पीछे था, बार में डांस करते लोगों के दरमियान से जाते हुए जॉन कातिल के सभी आदमियों को मार देता है। जब बारी आती है उस आदमी की जो डैड का कातिल था, वो भी जॉन से कम थोड़ी था, वो भी उसे खूब मारता है, पर आखिर में जॉन ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिससे उसके सर में चोट लगती है और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। निशानी के तौर पर जॉन ने उस आदमी के सोने के दांत को अपने पास रख लिया था ताकि अपनी बहन को दिखा सके कि उसने अपने डैड के कातिल को मार दिया है। ये सब देखने के बाद उसकी बहन ने भी उसे अपनी फैमिली में शामिल कर लिया था। उनकी रस्म थी बाजू पर ड्रैगन का निशान बनाने की, वो भी वो जॉन के बाजू पर लगवा देती है। उधर दूसरी तरफ विंस्टन अब मार्कस के पास जाता है और कहता है कि जॉन ने तुम्हें मुकाबले के लिए ललकारा है। ये सुनकर वो कहता है, इसके लिए तो फैमिली की जरूरत होती है और मैं जानता हूँ जॉन के पास कोई फैमिली नहीं है। विंस्टन कहता है, नहीं,
ऐसा नहीं है, उसकी फैमिली उसकी बहन है। मार्कस कहता है ठीक है, जॉन अगर मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो मैं उससे जरूर लड़ूंगा, पर मेरी तरफ से मेरा कोई और आदमी होगा। वो दिन आ जाता है जिस दिन इनके मुकाबले का फैसला होना था। जॉन और मार्कस को एक बहुत बड़े टेबल पर बिठाया जाता है, जहाँ पर उनके सामने ताश के पत्ते थे, पर वो गत्ते के नहीं बल्कि स्टील से बने हुए थे। यहाँ पर इन्होंने मुकाबले की शर्तों के बारे में फैसला करना था। जिसके पास बड़ा नंबर आएगा उसका पलड़ा भारी होगा। इस खेल में 3 शर्तें थी, लड़ने की जगह, हथियार और एक आदमी। इन्हें अगले दिन ही अपने मुकाबले को शुरू करना था। इस गेम का सबसे बड़ा असूल ये था कि अगर कोई टाइम पर ना पहुँचा तो उस आदमी को उसी जगह पर जाकर मार दिया जाएगा जहाँ पर वो मौजूद होगा। इन सब के बाद जॉन एक चर्च में कैन से मिलता है। वो दोनों अपनी बातें एक दूसरे को बताते हैं और कैन को अपनी बेटी को बचाना था। दोनों ही मजबूर थे, इसलिए दोनों ये फैसला करते हैं कि दोनों ही अपना काम जरूर करेंगे। दूसरी तरफ मार्कस का आदमी उससे बात करता है, कहता है तुमने जॉन से मुकाबला करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हें किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देगा। मार्कस सभी बातें सुनकर कहता है ऐसा तभी होगा ना जब वो मुकाबले के लिए आएगा, अगर वो ना आया तो। इतना कहकर वो अपने एक आदमी के पास जाता है और कहता है कि इस खबर को हर जगह फैला दो कि जो भी जॉन को मारेगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उधर जॉन के पास उसका दोस्त आता है जो उसके मुकाबले के लिए एक गन और गोलियों से हिफाजती सूट लेकर आया था। अब क्योंकि हर जगह ये खबर फैल गई थी कि जो भी जॉन को मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, तो शहर का हर छोटे से छोटा गुंडा अब जॉन के पीछे था। जॉन का सबसे बचना मुश्किल हो रहा था, पर वो अपनी जान बचाता गाड़ी में बैठकर सब पर गोलियां चला रहा था। वो वहीं पर बहुत से लोगों को मार भी देता है। ये सब कुछ दूर खड़े लालची आदमी और कैन भी देख रहे थे। जॉन अपनी जान बचाता एक बिल्डिंग में छुप गया था, मगर उधर भी मार्कस के आदमी आ जाते हैं जो उस पर लगातार हमले कर रहे थे। अब यहाँ पर लालची आदमी भी जॉन को मारने ही वाला था, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि जॉन के सर पर उसे मारने का बहुत बड़ा इनाम है। तभी उस आदमी के डॉग को जब मार्कस का आदमी मारने की कोशिश करता है तो जॉन वहाँ पर आकर उस लालची आदमी के डॉग को बचा लेता है। ये देखकर वो आदमी अब जॉन का दोस्त बन गया था। इन सब से निकलकर जॉन आगे बढ़ता है। रात भी गुजर चुकी थी, अब सुबह होने वाली थी। जॉन को 200 सीढ़ियाँ चढ़कर पहाड़ी तक पहुँचना था जहाँ पर उसका मुकाबला होने वाला था। लेकिन यहाँ पर फिर से गुंडे आ जाते हैं जो जॉन को मार रहे थे। वो इतना थकने के बावजूद उनका मुकाबला करता है। इधर कैन और लालची आदमी भी उसकी मदद करने आते हैं। ये तीनों मिलकर उनका मुकाबला कर रहे थे। इतना सब कुछ देखने के बाद आखिरकार जॉन अपने मुकाबले के लिए पहुंच गया था। इस मुकाबले में कैन मार्कस की तरफ से लड़ने वाला था। इन्हें सबसे पहले गन्स दी जाती हैं और साथ ही ये भी बताया गया था कि पहली गोली इन्हें 30 फुट के फासले से चलानी होगी, दूसरी 20 और आखिरी 10 फुट से। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और मुकाबले के लिए तैयार हो गए थे। जैसे इन्हें कहा जाता है फायर, तो ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं, जो गोलियां जाकर दोनों के कंधों पर लगती हैं। और दूसरी बार 20 फुट से गोली चलाने पर वो गोली कैन की कमर पर लगती है और जॉन के दोबारा से कंधे पर। आखिरी गोली कैन ने जॉन के पेट में मार दी थी। इस तरह से कैन मुकाबला जीत गया था, यानी कि मार्कस ने इस मुकाबले को जीत लिया था। तभी वो खुद सामने आता है और कहता है जॉन को आखिरी गोली मैं मारूंगा, जो इसके सर में लगेगी, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। तभी यहाँ पर विंस्टन कहता है शायद तुम गलत सोच रहे हो, जब कैन ने गोली चलाई थी तो जॉन ने नहीं, उसकी गन में अभी भी गोली है। इतनी बात सुनकर जॉन मार्कस के सर पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो गई थी और मुकाबला आखिरकार जॉन ने जीत लिया था। वादे के मुताबिक जॉन को उसकी जिंदगी दे दी जाती है और हाई टेबल ये भी वादा करता है कि विंस्टन के होटल को वो अपने पैसों से दोबारा बनाएंगी और अब उनकी तरफ से कोई भी दोबारा जॉन को परेशान नहीं करेगा। इसी के साथ ये मुकाबला भी यहीं पर खत्म हो गया था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जॉन नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत जख्मी था। इस कहानी के आखिर में जॉन की कब्र उसकी बीवी के साथ दिखाई जाती है, जिस पर लिखा था जॉन विक लविंग हस्बैंड। यहाँ पर विंस्टन और जॉन का दोस्त उसकी कब्र पर थे। इस कहानी में हमें जॉन को मरते हुए नहीं दिखाया गया। कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या मर गया, या फिर विंस्टन ने उसकी सच्चाई छुपाने के लिए उसकी नकली कब्र बनवा दी। और इसी सवाल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।